मैं सोनू वर्मा। आज हम लोग केमिस्ट्री की जो श्रृंखला शुरू किए हुए हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग एक नए सिरे से केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और उसके बाद नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा टॉपिक है यह, तो इसलिए हम लोग इसको एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल इसको शुरू करते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए इसको शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में जानना पड़ता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा सा एटम के स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा। हम यह जानते हैं कि एटम जो होता है उसमें 3 और कंपोनेंट होते हैं और उनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है और फर्स्ट पॉइंट है एटम्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम आउटर मोस्ट सेल, हर एक एटम में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, अगर हम आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ एनर्जी देना पड़ता है। उस एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो मेटल्स में आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होती है। इसका मतलब हम लोग अगर उसको थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करें तो उसके आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर निकल के और फर्दर रिएक्शन करने लगते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट, मेटल्स हैव जनरली लो आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड पॉइंट हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। जैसे देखिए कोई भी मेटल जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल को ऑक्साइड बनाता है। अब मेटल ऑक्साइड में कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं, वो जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बेस वह होता है जो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। और एक टर्म और जोड़ दिया जाए अल्कली, तो अल्कली वैसे बेस होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं। सारे बेस सोल्यूबल नहीं हैं लेकिन कुछ बेस सोल्यूबल हैं। तो वो सारे बेस जो वाटर में सोल्यूबल हैं उनको हम लोग अल्कली कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट हुआ कि मेटल जनरली अगर एयर के साथ रिएक्शन करें तो उससे मेटल ऑक्साइड बनेगा जो कि बेसिक इन नेचर होगा। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं और उस तरह के हम मेटल ऑक्साइड को एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। जैसे कि अगर हमारा जिंक ऑक्साइड है तो जिंक जो है वो हमारा मेटलिक बेसिक नेचर भी शो करेगा और एसिडिक नेचर भी शो करेगा। तो जो भी मेटल ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं उनको हम लोग एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करे तो जिंक क्लोराइड और वाटर बनाएगा, और जिंक ऑक्साइड ही अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो भी वो साल्ट और वाटर बनाएगा। तो इसका मतलब अगर मेटल ऑक्साइड हमारा एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो बेसिक इन नेचर उसको कहा जाएगा, और जब बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसको एसिडिक इन नेचर कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। सारे मेटल नहीं करते हैं, कुछ मेटल हैं जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड। यही दोनों मेटल ऑक्साइड जो हैं दो एम्फोटेरिक इन नेचर हैं। देखिए अब आता है हमारा सोल्यूबिलिटी इन वाटर। तो देखिए जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ मेटल जो होते हैं वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है। तो इस प्रकार से सोडियम हमारा ऑक्साइड जो होगा वो हमारा वाटर में सोल्यूबल। अगला पॉइंट है रिएक्शन विथ वाटर।
जनरली जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और इस प्रोसेस में हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन सारे मेटल की रिएक्शन करने की कैपेसिटी जो होती है वो एक ही तरह की नहीं होती है। कुछ मेटल जो होते हैं जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ के लिए थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, और कुछ मेटल जो हीट करने पे भी नहीं रिएक्ट करते हैं, उसको और स्टीम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ता है, तब जाके वो रिएक्ट करते हैं। तो हम लोग इनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो एकदम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएंगे और हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे। तो उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव जो है वो हमारे थोड़ा सा हीट करने पे हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और जो लेस रिएक्टिव हैं उनके लिए स्टीम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है वाटर के साथ, तब जाके वो रिएक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे रिएक्शन विथ वाटर मेटल का है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज बनाते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग लिख सकते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, आर्जेंटम यानी कि चांदी, और औरम यानी कि सोना। तो ये सारे एक रिएक्टिविटी हैं। जो भी हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है वो जल्दी रिएक्शन करेगा, थोड़ा सा उससे मॉडरेट है उसके लिए हॉट वाटर देना पड़ेगा, और जो हमारा बिल्कुल बहुत लेस रिएक्टिव है उसको स्टीम देके रिएक्ट कराना पड़ता है। अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। तो जैसे हमने अभी देखा कि मेटल्स जितने होते हैं उसमें कुछ मेटल्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं। तो जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल हैं वो हमारे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हमारा साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जनरली अगर हम 2 तरह के एसिड्स को लें, जैसे एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लेते हैं, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड को ले लेते हैं, तो जो भी मेटल अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जो साल्ट बनाएगा वो क्लोराइड होगा, और जो मेटल आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हमारा साल्ट बनाता है उसको हम लोग सल्फाइड कहते हैं। ये जनरली हाईली रिएक्टिव मेटल ही डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन जितने भी लेस रिएक्टिव या लिस्ट रिएक्टिव मेटल हैं वो किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन। जैसे जनरली जितने भी रिएक्टिव मेटल हैं या नॉन रिएक्टिव मेटल जो भी माने लेस रिएक्टिव मेटल, तो अगर हमारे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं तो जल्दी हमारे रिएक्ट करके क्लोराइड बनाएंगे, और अगर हमारे थोड़ा सा लेस रिएक्टिव मेटल हैं तो उनको रिएक्शन करने के लिए हीट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। जैसे जनरली मेटल्स जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन खुद ही एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। और जब यह हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस स्थिति में यह मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे अगर हम कैल्शियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारा कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है CaH2। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ साल्ट सॉल्यूशन। जैसे साल्ट, जैसे जनरली हम लोग ये मान लें कि एक मेटल जो है मेटल ऑक्साइड हो चाहे मेटल हो, अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड या नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो एक साल्ट का फॉर्मेशन होता है। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं। तो उसमें एक जो पार्ट होता है वो मेटल का होता है और एक पार्ट नॉन मेटल का होता है। तो अगर एक हाईली रिएक्टिव मेटल को अगर लेस रिएक्टिव मेटल के साल्ट में डाला जाए तो वो क्या करता है कि लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। और उसका उदाहरण है, जैसे मैं बता दूं कि एक जिंक जो है इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाए तो यहाँ पे जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यह क्या करेगा कि कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाएगा, और इस प्रोसेस में हमारा कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा जा सकता है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को भी डाला जाए तो आयरन भी इसको डिस्प्लेस कर सकता है।
अब देखिए जितना चीज़ हम लोग पढ़ें तो इसमें सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ ध्यान में आने की बात है कि हमारे कुछ रिएक्टिव मेटल हैं, कुछ लेस रिएक्टिव मेटल हैं, कुछ लिस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। तो इनको किस तरीके से पहचाना जाए, तो हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, जितने भी केमिस्ट हैं, वो सब मिलके इनको एक्सपेरिमेंट के आधार पे एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाए हुए हैं। और उस रिएक्टिविटी सीरीज में एक जो पार्ट होता है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और उसको कहा जाता है मेटल्स मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन। और उसके बाद हाइड्रोजन एक माने बेस मान लिया जाता है, बीच का पॉइंट मान सकते हैं हम लोग। और उसके बाद लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इसका एक सीरीज बना हुआ है जिसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था हमारे इस पॉइंट को समझने के व्यू से। तो रिएक्टिविटी सीरीज का यह जो आपका डायग्राम है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप ध्यान से देखें। इसके बाद ये सारे टॉपिक्स को भी एक बार हमें रिमाइंड करने की ज़रूरत है। आपसे आग्रह यही रहेगा कि इसको थोड़ा सा देख लें, आप होमवर्क के लिए भी ज़रूरी है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।